प्रीवियस लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर चालू किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है तो आपको बताया था भैया, ऐसी चीज जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। और मैग्नेटिज्म क्या होता है, जो जितने भी फिनोमिना होते हैं मैग्नेट से रिलेटेड वो सबके इसमें आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर आता है। मैंने बताया था भैया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एट्रैक्टिव और मैग्नेट के बाद दो प्रॉपर्टी होती है बहुत खास खास, एक होती है एट्रैक्टिव, दूसरी होती है डायरेक्टिव। एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मिल जाओगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेट के टुकड़ों को मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक मैग्नेट को आप लटका दोगे तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। हमारे पास दो तरह के मैग्नेट है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है भैया। फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैग्नेट का केवल नॉर्थ है, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैग्नेट केवल साउथ है। आएंगे तो दोनों साथ आएंगे। ठीक है भैया। उसके बाद है भैया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक उसके इफेक्ट को हम क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं हर जगह पे, उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म, जहां पर गैप सेम नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया था भैया कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ कहता है कि दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो उन दोनों मैग्नेट्स के पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैग्नेट के पोल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, और मैग्नेट के बीच में जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। इनको कंबाइन करने पर आपका एक फॉर्मूला बनने आ रहा है कि F इज इक्वल टू में K टाइम्स ऑफ M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। K क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है भैया। और M1 M2 क्या है, पोल। पोल पोल क्या होता है भैया, तो मैग्नेट के अंदर के दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन सबसे ज्यादा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ठीक है, पोल कहते हैं। ठीक है। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया था, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भैया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जब किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आता है। मैग्नेट के अंदर इसी टर्निंग इफेक्ट हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कैपिटल एम जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है और साइज ऑफ डाइपोल के भी डायरेक्टली होता है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है। फिर मैंने अलग अलग तरीके से मैग्नेट को काटा था और उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट को चेक किया था, याद है। तो अब अगर मैग्नेट को किसी भी तरीके से काटा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में पोल्स के बीच में सेपरेशन। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने कि अगर आप मैग्नेट की लेंथ को हाफ करोगे तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मैग्नेट के मोटाई को आधा करोगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताई थी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है जो कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती कहा जाती है, साउथ में, और साउथ से निकलती कहा जाती है नॉर्थ में। उसके बाद मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है स्पेस में कर्व हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में, और किसी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट की यदि आपको डायरेक्शन देनी होती है तो आप क्या करते हो, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हो। मैंने दो पॉइंट बनाए थे और दो पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचे थे। P1 पॉइंट की टेंजेंट थी T1 और P2 पॉइंट की टेंजेंट थी T2, यानी P1 पॉइंट की डायरेक्शन थी T1 और P2 पॉइंट की डायरेक्शन थी T2। उसके बाद मैंने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी लेंथ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या होती है, कम होती है। ठीक है भैया। उसके बाद फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। क्या किसकी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई टेस्ट पोल, क्या, और टेस्ट पोल की वैल्यू क्या होती है, 1 एम्पियर मीटर। क्या होती है, 1 एम्पियर मीटर का पोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कम फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, चलो ये भी हमने कर लिया था। ठीक है। फिर मैंने बताया था भैया इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है,
फॉर्मूला निकाला था हमने, तो भैया मैंने कहा था एक पोल ये रहा, M1 पोल की वैल्यू कितनी है M, और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा पोल रखा हुआ है M2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, अच्छा देखिए भैया, इसकी वजह से ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही फोर्स क्या होगा, ये वाला जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है M2, ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम B से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, क्या होगा K M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, तो K की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, M1 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू कितनी है 1, और R की वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M अपॉन में R स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एसआई यूनिट टेस्ला होती है, मैंने अगली लास्ट क्लास में बताया था। फिर मैंने बोला कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा एक बात ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से रेडिली आउटवर्ड होती है। क्या होती है, रेडिली आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की क्या होती है, रेडिली इनवर्ड। रेडिली आउटवर्ड का मतलब होता है प्लस आर कैप, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। प्लस आर कैप का मतलब होता है बाहर की तरफ, और माइनस आर कैप का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। तो हमें पता भी है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन या तो रेडियली इनवर्ड होगी या आउटवर्ड। किसके लिए होगी, नॉर्थ पोल के लिए। इनवर्ड किसके लिए होगी, तो हमने हमेशा नॉर्थ पोल के लिए करते हैं, तो हम आर कैप लगा रहे हैं। ठीक है, तो भैया बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। अच्छा आपको याद होगा आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, तो इसको सॉल्व कीजिए और आपका बी वेक्टर इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई एम आर स्क्वायर, ये क्या होगा आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट 4 पाई एम आर और आर आर क्यूब, और ये क्या होगा आर वेक्टर होगा। ये वेक्टर फॉर्म होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये लास्ट क्लास मैंने यहां तक पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बताया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भैया, मान लीजिए एक पोल होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 होगी। क्या होगी, B1 वेक्टर। दो पोल है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर की बात हो रही, P पॉइंट की बात हो रही है। दो पोल होंगे तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, B2 वेक्टर। क्या होगी, ऐसी एनवा पोल भी है तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, BN वेक्टर। तो कह रहा है P पॉइंट की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 BN। अच्छा B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 वेक्टर किसके बराबर होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये RN है। तो B1 किसके बराबर होगा, म्यू नॉट 4 पाई M1 अपॉन में R1 स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, बाद में लिख दियो ना क्यों। ये क्या होगा, B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई M2 R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट 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 म्यू नॉट 4 पाई MN अपॉन में RN स्क्वायर RN कैप। ये था भैया। उसके बाद इस कैप की वैल्यू, इस कैप की वैल्यू, इस कैप की वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको ये मिलेगा, म्यू नॉट 4 पाई
m1 r1 वेक्टर अपॉन में r1 क्यूब m, ये क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई m2 r2 वेक्टर अपॉन में r2 क्यूब। ऐसे ही म्यू नॉट 4 पाई एम एन आर एन वेक्टर अपॉन में आर एन क्यूब। ये इस तरीके से आपको टोटल मैग्नेटिक वेक्टर सम मतलब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, ये इस तरीके से होगा। खैर अब हम आगे की आज क्लास बढ़ाते हैं, ठीक है भैया। आ रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ध्यान दीजिए भैया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा था, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। क्या बात ध्यान में रखनी है कि नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियली, और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। यही बहुत बातें ध्यान रखनी है। एक बात और है कि एक मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। क्या होती है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। समझ गए, चलो। तो टॉपिक का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक ड्यू टू डाइपोल। इसके हमें दो केस करने हैं। कौन सा, एक्सियल और इक्वेटोरियल। वे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये थोड़ा कम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा आता है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बिल्कुल सेम है, डिट्टो एक वैसी है। बस वहां पर जहां पे आप चार्ज लेते थे वहां पर आप पोल स्ट्रेंथ लोगे बस, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं एक्सियल। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। हेलो, हाँ बोल। हाँ तो मंगवा ले, जाके बाहर से ही मंगवा ले, ठीक है। अरे यार क्लास है मेरी, ठीक है। देखिए मैं एक्सियल पे निकाल रहे हैं। ये है एक मैग्नेट, ठीक है। इसका एक पोल क्या दिया, M1। भाई प्लीज, क्यों बोल रहे हैं यार मेरे को बेकार में, फिर पेलम पाली करनी पड़ी। अच्छा लगे तुम्हें, M और M दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होता है, 2L। क्या होता है, यानी यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। इसके सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है O से R डिस्टेंस पर, इस लाइन पर एक पॉइंट क्या है, P, ठीक है। O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P पॉइंट पर आपको इस डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, डाइपोल ये साउथ पोल है, ये है नॉर्थ पोल, क्या है, ठीक है। और आपको बता दूं डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो साउथ से कहा होता है, नॉर्थ की तरफ। क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं पूछूंगा, नतिक नहीं बता पाया तो यहां बुला करके दो घंटे मारूंगा खींच खींच के, ठीक है। अभी देख, ये साउथ पोल है। साउथ पोल की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो किधर रहेगी, लेफ्ट में या राइट में। साउथ पोल की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो लेफ्ट में होगी या राइट में। इस साइड क्या होती है, लेफ्ट या राइट, राइट साइड है। वहीं आगे घुमा के भी पेलूंगा, तेरे को ध्यान रखिए, आजा। बस साउथ पोल के रेडियली इनवर्ड आती हैं, साउथ पोल लेफ्ट में इसके रिस्पेक्ट में, टूअर कहीं का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है भैया। तो नॉर्थ के राइट साइड में P पॉइंट, तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होगी भैया, इस तरीके से। समझ गया। अच्छा, नॉर्थ की दूरी कितनी होगी, मैं जिससे पूछूंगा ये जवाब देगा। नॉर्थ की दूरी P से कितनी होगी प्रिया, नॉर्थ की दूरी जो होगी वो P पॉइंट से कितनी होगी, R माइनस एल, R माइनस, और साउथ की दूरी कितनी होगी, R प्लस एल, ठीक है। ये हो गया। एयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ। क्यों कहा, क्यों किया, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों है, क्योंकि नॉर्थ इस पॉइंट के ज्यादा क्लोज है, साउथ दूर है।
ठीक है भैया। और दूसरी बात है कि भैया नॉर्थ दोनों क्या अपोजिट है, बट अपोजिट, ये दोनों ही अपोजिट है। तो भैया टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, राघव बता। पी पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अब? वाह शाबाश। जीरो कैसे होगी? बस ऊपर जब मैं बोल रहा हूं नॉर्थ ज्यादा है तो कहां से जीरो जाएगी? नॉर्थ बी एन माइनस बी एस। बी एन की वैल्यू बता। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एंड। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि मैं केवल नॉर्थ और साउथ लिख रहा हूं यहां पर, बाकी साउथ की पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और नॉर्थ का पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? दोनों आपस में बराबर है, तो हम दोनों को एम ही यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले? मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। तो यहां पे क्या होगा, एम, और दूरी कितनी है भैया नॉर्थ की? आर माइनस एल होल स्क्वायर। ऐसे ही साउथ का आता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कॉमन ले लीजिए, एम ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर माइनस माइनस आर प्लस, ये हो गया। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई एम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों की आपस में करूंगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो गया? चलो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई एम, इसका स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, बोलो हाँ, माइनस इसके स्क्वायर खोलिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL। ठीक है। और आपको एक बात बता दूं भाई, प्लीज ध्यान रखना कि इन कैलकुलेशन कैलकुलेशन और नॉर्मली प्रैक्टिकली भी जो होता है, आर की वैल्यू प्रैक्टिकल में देखे, कैलकुलेशन में देखे, तो आपका जो ये आर होता है ना, वो इस एल से बहुत बड़ा होता है। आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, सो आर स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब आर बहुत बड़ा हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या होगा? तो अगर मैं आर स्क्वायर प्लस करूं या माइनस करूं एल स्क्वायर से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? क्योंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, उसमें एल स्क्वायर को छोड़ जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अपने को, तो हमने सीधा क्या लिख दिया इसके यहाँ पे, आर स्क्वायर। चलो भैया काटा पीटी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम 4 पाई, देखिए ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2 RL माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करो, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, नीचे क्या होगा, आर की पावर 4। ये 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 और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई 2 RL 4 RL अपॉन में आर की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 3 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई एम, और भैया 2L है, ये क्या है, अगर आप मैग्नेट को लेंथ को डबल कर दो, आधा कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता था, लेकिन अगर लेंथ को डबल कर दोगे तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो एक्चुअल में एम इंटू में 4L क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक में 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर ये आपको याद होगा तो अभी वरना दिक्कत जाएगी आपको। ये अगर इसको लिख दिया 2L इंटू में 2, 4L को लिख दिया, नीचे क्या हुआ, आर क्यू हो गया। और इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई
अब देखिए एम इंटू में 12 क्या होता है, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में आर की, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। आ गया ये भैया। इसकी वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म देखिए, टू मल्टीप्लाई का रखा है यहाँ पे 4L है, ठीक है। तो भैया देखिए वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो बीपी वेक्टर इक्वल्स टू में ओए म्यू नॉट 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन में आर क्यू, ऐसे ही लिख दिया मैंने तो। पता है क्यों लिखा ऐसे, सुन लीजिए। ऐसा लिखने का एक रीजन है, ऐसा लिखने का ऐसा रीजन है कि भैया देखिए ये कम है, ये ज्यादा है, तो जो पी पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना वो इधर की तरफ रहेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड पी की डायरेक्शन क्या ये है, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन क्या है, यही है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखता, अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर होता और मैग्नेटिक फील्ड इधर होती तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से कर देंगे। चलो अब आते हैं भैया इक्वेटोरियल लाइन पे। तुम्हारे घर से पता क्या बोल क्या, अभी मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा, पहले तो लूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा, और ढंग से पेल के करूंगा कॉल। रुक जाओ एक बारी क्लास करो बंदो। आपको कहा निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर ध्यान दीजिए भैया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, दोनों की बीच में दूरी कितनी है, 2L, ये ओ पॉइंट है सेंटर, ठीक है। हमें इससे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी रखा है, पी, यहां पर आपको कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, टेढ़ा हो गया, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पर। तो नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक, अच्छा आपको ये भी पता है कि भैया नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ये है एयर, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या भी है, सेम है। अच्छा, नॉर्थ पोल की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पर, उसको किस दिशा में बनाऊं, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, मतलब नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से दूर, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से दूर, दूर। तो भैया नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई, एरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक है। और साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, साउथ की तरफ आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ। अच्छा आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ की वैल्यू क्या होगी, बताइए, म्यू नॉट 4 पाई, अच्छा एक बात बताऊं, ये देखिए एल ये है, आर ये है, तो कितना होगा, एक्स लिख लो इसको, एक्स लिख लो इसको, इसको एक्स लिख लिया मैंने, ये भी क्या एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या यहां पर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भैया, एक्स की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ क्या होगी भैया, तू बता वंश, म्यू नॉट 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, एम, और दूरी कितनी है, एक्स, नॉर्थ की आ गई, साउथ की क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ वही है, दूरी भी कितनी है, यानी ये भी सेम है,
ये भी सेम है, नॉर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ की, दोनों की क्या सेम है। अब यहां पे देखिए, ये लाइन खींच देता हूं मैं, रेफरेंस लाइन है, थीटा एंगल है, यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा। ये एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट थीटा। अब नॉर्थ को रिजोल्व करता हूं इसके ऊपर, नॉर्थ को जब रिजोल्व करूंगा यहां पर तो क्या आएगा, बी एन कॉस थीटा, और ऐसे नॉर्थ को रिजोल्व करता हूं यहां क्या आएगा, बी एन साइन थीटा। ऐसे बी एस को रिजोल्व करो तो बी एस कॉस थीटा, और क्या होगा, बी एस साइन थीटा। अब एक चीज देखिए भैया, मुझे पता है बी एन और बी एस दोनों क्या है, सेम है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट कि हियर बी एस साइन थीटा एंड बी एस और बी एन साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel to each other, cancel each other, each other, एक दूसरे क्या करेंगे भैया, कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो टोटल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस। अच्छा, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और साउथ की क्या रखी है, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों सेम है, तो 2 म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 म्यू नॉट 4 पाई एम, एक्स की वैल्यू कितनी रखी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी रखी, इसको स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या भैया, एल, और हाइपोटेनियस क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, तो बेस बेस क्या है भैया आपका एल, और हाइपोटेनियस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में, तो बेस आपका हाइपोटेनियस ये है ना, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इसकी पावर हाफ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2ml, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ये 4 पाई, और नीचे होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, 3/2 हो जाएगा। आपको पता है आर स्क्वायर बहुत बड़ी टर्म है, एल स्क्वायर बहुत छोटी टर्म है, तो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यू, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट की कुल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको, वेक्टर फॉर्म, तो बीपी वेक्टर इक्वल्स टू में, बीपी वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई एम वेक्टर अपॉन में क्या, कौन सा 2 से लगा, अब 2ml क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ओ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, साउथ से नॉर्थ होती है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, ओए इधर देखो भैया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया, लेफ्ट में, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट में, तो इसलिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है भैया। एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन इन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सियल क्या थी अभी आपको याद है, एक्सियल म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, एंड इक्वेटोरियल क्या थी,
म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब। ये पहली इक्वेशन कर दो, इसको कर दो दूसरी इक्वेशन, डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। हेलो, अरे तेरे पागल वागल है क्या? ठीक है, तो बी एक्सियल अपॉन में बी इक्विटोरियल, दोनों में डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, म्यू नॉट 4 पाई टू एम अपॉन में आर क्यूब। जब ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब अपॉन में म्यू नॉट एम, है ना। 4 4 म्यू नॉट एम एम आर क्यूब कैंसिल हो गया। तो बी एक्सियल अपॉन में बी इक्विटोरियल का रेशियो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? यानी बी एक्सियल 2 टाइम्स होती है बी इक्विटोरियल के, यानी बी एक्सियल 2 टाइम्स ऑफ बी इक्विटोरियल। ठीक है, अगला टॉपिक है भैया टॉर्क। क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, देखिए जब एक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के दोनों एंड पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? जब किसी भी ऐसे सिस्टम में दो एंड पर फोर्स लगते हैं, दोनों फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो, लेकिन अलग अलग लाइन में लगते हैं, तो वहां पर एक नई क्वांटिटी आती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो देखते हैं डायग्राम एक बारी। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी वैल्यू है इसकी। अच्छा, एक पीछे टॉपिक में कराता हूं, रिलेशन इन बिटवीन, भाई बोलिए मत कोई भी, इन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, बी क्या होता है? वी नो। ये क्या होता है? म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यू। ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, याद है? एक यूनिट पोल यानी 1 एम्पियर मीटर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स ये है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, इसका नाम दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है ना? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था। ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर 1 एम्पियर मीटर का ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसके अंदर 1 एम्पियर मीटर का क्या रखा हुआ है? पोल रखा हुआ है। तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स ये होगा। ये जितना भी फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, जो भी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स जो भी लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एक पे। लेकिन अगर यहीं पर मैंने क्या रख दिया? एम पोल रख दिया, एम यूनिट का पोल रख दिया, जिसकी वैल्यू क्या है? एम। तो एक पर इतना फोर्स लगेगा, तो एम पर कितना फोर्स लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा वो रहेगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्या होगा? क्या होगा भैया? एक तो एम है, बस 2 एम हो जाएंगे, सेम सेम आइडेंटिकल, एम स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते, नहीं नहीं इसको ऐसे मत लिखो। बी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर मीटर पोल। ये कौन सा फोर्स है? जो 1 एम्पियर मीटर पे लगता है फोर्स। ठीक है, देन फोर्स एक पे कितना लग रहा है, तो एम पे कितने लगेगा? एम बी। एक पोल पर, यूनिट पोल पर कितना फोर्स लग रहा है? इतना। ठीक है, फोर्स आगे पीछे लिख देते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पियर मीटर पोल कितना होता है भैया? बी से लिखते हैं,
तो 1 एम्पीयर में इतना फोर्स लग रहा है। तो देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम यूनिट पोल। देखिए 1 यूनिट पोल पर इतना फोर्स लग रहा है, तो एम यूनिट पोल में कितना होगा, bm। ये आपका आ गया फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये रिलेशन है। कहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और वहां पर पोल की वैल्यू दे रखी है, तो आप उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो, वहां की मैग्नेटिक फील्ड और वहां पर रखे पोल के प्रोडक्ट करके। ठीक है, समझ गए। तो ये है, अगला देखते हैं। हमारा क्या है, टॉर्क। टॉर्क हो ना डाइपोल, डाइपोल के ऊपर हम टॉर्क निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, आसान टॉपिक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल रख दिया। ठीक है भैया, डाइपोल की कुल लंबाई क्या होती है बेटा, 12। क्या होती है, 12। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जाती कहां पे है, साउथ की तरफ, और जाती कहां से है, नॉर्थ से। तो ये तो डाइपोल होगा, डाइपोल में कौन सा पोल साउथ की तरफ भागेगा, डाइपोल के पास भी तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो बताओ डाइपोल में कौन सा पोल इधर भागेगा, साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ पोल होगा। यहां पे बी एन लिख देते हैं, बी सॉरी एम, नॉर्थ पोल है, इसकी वैल्यू कितनी है एम, और इधर क्या होगा साउथ पोल, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, दोनों की पोल डिस्टेंस सेम होती है। अच्छा, एम, 1 यूनिट पोल पर जो फोर्स लगता है वो बी होता है, तो एम यूनिट पोल में कितना फोर्स लगेगा, एम बी। ये इधर लगेगा और इस पे कहां लगेगा, ये भी एम बी होगा। इसको नाम देते हैं, ये एस हो गया, ये एन हो गया। अब हम देख रहे भैया, हेयर फोर्स, हेयर फोर्स, इसको ए दे दो, ए ये है और बी है। हेयर एफ ए, उसकी वैल्यू क्या है भैया, एम बी कहां लग रहा है, राइट में, कहां लग रहा है, एंड एफ बी, इसकी वैल्यू भी क्या है, बी की, बी पे लगने वाला फोर्स क्या है, एम बी। ये कहां लग रहा है, लेफ्ट में। आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल और क्या है भैया, अपोजिट। लेकिन क्या दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, नहीं, ये इस लाइन में लग रहा है और ये इस लाइन में लग रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों की लाइन अलग अलग है, बट दोनों इक्वल अपोजिट है, बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। सो दे प्रोड्यूस टॉर्क। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क करेंगे। तो टॉर्क क्या फॉर्मूला क्या होता है, देन टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के बीच में जो फोर्स, दो फोर्स है इनके बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा, ये। अच्छा देखिए, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है भाई प्लीज, डाइपोल मूवमेंट होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, साउथ से, ये डाइपोल मूवमेंट होगी। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों अलग अलग दिशा में है ना, डाइपोल मूवमेंट भी अलग दिशा में है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है या ये, आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये कह सकते हो या ये कह सकते हो, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, और दोनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल। क्या बनता है, तो हम लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये ए, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं सी, सी। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। ठीक है, तो आइदर फोर्स कितना है, अब दोनों फोर्स में से कोई सा एक फोर्स को बताओ ना, एम बी, और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, एसी। क्या है,
AC। अच्छा, ये कौन सा ट्राइंगल है और ये क्या है उसका परपेंडिकुलर, ये क्या है उसका, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, और एंगल की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो साइन थीटा, क्या निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं भैया साइन थीटा इक्वल्स में क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में, परपेंडिकुलर क्या है भैया AC, और हाइपोटेन्यूस क्या है 2L, तो AC की वैल्यू क्या है 2L साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू में क्या होगा MB, ये क्या होगा 2L साइन थीटा। अच्छा, M इंटू में 2L क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया MB साइन थीटा। एक डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स में जीरो, इफ थीटा इक्वल्स में जीरो, जीरो मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या भैया पैरेलल है, तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो आएगा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू में 90, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, क्या आएगी जो कि क्या होगी MB। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म क्या होगा भैया आपका, ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू में, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू में M क्रॉस B। ये आपको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक प्रिक नहीं होती, ये याद करना, इसी के आधार पर आपको टॉर्क की डायरेक्शन देनी है। अगर आप आपका मैग्नेटिक मोमेंट से यहां पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, तो इस डाइपोल पर टॉर्क कहां लगेगा, तो देखिए भैया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में अपनी क्या करो उंगलियों को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, तो थंब क्या होगा अंदर, तो टॉर्क होगा इनवर्ड, क्या होगा इनवर्ड। ठीक है भैया, और अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होता और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, तो उंगलियों को ऐसे रखते और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देते, थंब कहां था बाहर, तो ये आउटवर्ड होती। ठीक है, हम्म, कौन सा, अगर मान ले मैग्नेटिक फील्ड तेरी ये रही और मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा, तो अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रखेगी। ठीक है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देगी, कहां रहता हूं बाहर। और अगर तेरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट ये समझ में आया तेरे को, अब चेंज कर रहा हूं मैं, इसको कर दे रहा हूं मैग्नेटिक, इसको कर रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट और इसको कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो अपनी उंगली को क्या रखेगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में, और कहां घुमाएगी, कहां जा रहा है, समझ गई, समझ गई ये। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। अब एक चीज देखिए भैया, ये टॉर्क होता है ना, ये एक्चुअल में वेरिएबल होता है, पता क्यों होता है वेरिएबल, देखिए क्योंकि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द एंगल, किस पे डिपेंड कर रहा है, और आपको पता है टॉर्क लगने पर लगातार कॉइल के अंदर ये मैग्नेट के अंदर क्या होगी रोटेशन आएगी, रोटेशन से एंगल लगातार क्या होगा चेंज होगा, टॉर्क क्या होगा चेंज होगा। यदि टॉर्क चेंज हो रहा है तो इसके द्वारा ये वेरिएबल होगा, और जब आप वेरिएबल केस में वर्क निकालते हो तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, हम जानते हैं टॉर्क क्या है वेरिएबल है, क्या है क्योंकि थीटा क्या है वेरिएबल है। ठीक है भैया, और ये ध्यान रखना कि ऐसा सिस्टम, देखिए अगर डाइपोल को आप छोड़ते हो ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो बार बार खुद को स्टेबल कर दे रहा है, आप उसको अनस्टेबल करो, जैसे पत्थर उठाओ, पत्थर उठाते तो क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है, छोड़ते तो क्या कहां चला जाता है नीचे, क्या बन जाता है स्टेबल बन जाता है। ठीक है, पत्थर को उठा करके ऊपर ले आओगे तो वो अनस्टेबल, छोड़ो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ऐसी डाइपोल को जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे
उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या करेगा, उसको स्टेबल कर देगा बार बार। दोनों केस सेम लग रहे हैं ना? दोनों केस में क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्या आती है? जब आप सिस्टम को अनस्टेबल करो और वो खुद ब खुद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए इसका हम क्या भाई प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, टॉपिक का नाम है हमारे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। आसान सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है। टॉर्क वेरिएबल है, आपको बता दूं, आपने 11th क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो वो होता था जब टॉर्क वेरिएबल होता था, टॉर्क कांस्टेंट था। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क डन आता था टॉर्क इंटू में थीटा, टॉर्क इंटू में थीटा करते हो तो वर्क डन आ जाएगा आपका, ठीक है, जब टॉर्क कांस्टेंट है। लेकिन अगर टॉर्क आपका वेरिएबल है, जो कि यहां पर है, तो वर्क का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। देखिए, जब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो ऊपर का फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला कहां से आया था, मैंने 11th क्लास में रोटेशन मोशन में बताया था आपको, ठीक है, बाकायदे। जिसको याद नहीं होगा भैया उसकी गलती है, ठीक है। यहां पर ये आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जब टॉर्क वेरिएबल रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला ये होगा, जब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। मैं अब भी बता रहा हूं, कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। टाइम मैं बेशक कम पढ़ाता हूँ, टाइम थोड़ा कंज्यूम कर देता हूँ या फिर टाइम थोड़ा खराब कर देता हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ, आधा अधूरा कभी नहीं पढ़ाता। मैं जो पढ़ाऊंगा A to Z पढ़ाऊंगा, कभी भी मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखवाता, ठीक है। तो मैंने तब भी इसको डायरेक्ट नहीं लिखवाया था, और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉर्क का फॉर्मूला जब कांस्टेंट रहेगा तो ये यूज करना। यहाँ पे क्या है, टॉर्क वेरिएबल है, यहाँ पे टॉर्क क्या है, तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना, नीचे वाला, ठीक है। तो इफ वी आर टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क। देखिए, एक टॉर्क जो स्टेबल करता है, अगर उसके अगेंस्ट में आप वर्क करोगे तो डाइपोल के अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वही लिखा हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो हम वर्क बराबर में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क निकलेगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। मान लीजिए आपने थीटा 1 से लेकर थीटा 2, डाइपोल पहले इस एंगल पे था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, एंगल कितना है, थीटा 1। आपने फोर्स लगाया, सॉरी टॉर्क लगाया, और टॉर्क लगा करके राघव तेरे, फिर अब बोलेगा मैं बोलता हूं, फिर कहेगा कि बोलते हो आप, थीटा 2। पहला केस ये था, मैंने टॉर्क लगा करके इसको इधर कर दिया, स्टेबल क्या, अनस्टेबल। एंगल जब भी बढ़ेगा वो अनस्टेबल ही होगा। यहां पे एंगल बढ़ा घटा है तो ये अनस्टेबल हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या आई होगी, एनर्जी आई होगी, वही एनर्जी निकाल लो। तो भैया टॉर्क कितना लगता है इसका, ठीक है। इस वक्त मान लीजिए बीच की किसी रोटेशन पर, एट एनी इंस्टेंट, इसके बीच में, एट एनी इंस्टेंट एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा है। किसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो उस इंस्टेंट में टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा होगा। उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, उस इंस्टेंट में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एम बी साइन थीटा। तो मैं उसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में थीटा 1 थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा पीई। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी डाइपोल की, मैंने कल बताया था, कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नैतिक टेन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, ये थीटा 1 थीटा 2। देखिए, अगर ऐसा यहां पर भाई प्लीज यहां पे माइनस लगाओ, यहां पे माइनस लगाओ, तो अगर आप लिमिट को ऊपर नीचे कर दोगे ना तो माइनस हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, लिमिट ऊपर नीचे कर दो, थीटा 2 थीटा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपकी, एम बी थीटा की जगह पे क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
ये आ गया भैया एक डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। ठीक है भैया, अभी 2 क्लास का और चैप्टर रह गया। ठीक है, तो भैया टाइम पे आना, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।